स्टूडेंट्स, बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? बच्चों हमने सॉल्यूशन के 3 पार्ट्स पढ़ लिए ना हमने अपने अच्छे से। और बच्चों उसके हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने हेनरी नियम तक पढ़ लिया था। आशा है आप सभी वहाँ पढ़ लिए होंगे। और आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाइए और 3 पार्ट पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे का पोर्शन, हेनरी नियम की सीमाएं। हम जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको चैप्टर्स की नीड होगी बच्चों पढ़ने के लिए। हम आपके ऑल पॉसिबल हेल्प कर पाएंगे। एक बार बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके जरूर देखिएगा, आपके लिए स्पेशल चीज़ें वहाँ पर होंगी। और एक चीज़ और, इट मे भी हो सकता है बच्चों आपको यहाँ से नोट्स लिखने की प्रॉब्लम आ रही हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैम हम पे नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चों यहाँ से हमने चेंज किया है कि आपके लिए यहाँ पे पीडीएफ जो है, जो यूट्यूब में सबसे कम रेंज पर अवेलेबल बटन है, सबसे लोएस्ट जो है, जितना हम आपके लिए कर सकते हैं हमने वो आपके लिए 29 का बटन, इससे लोएस्ट कुछ भी नहीं है यूट्यूब में। इसीलिए हमने आपको डेली पीडीएफ देने का जो फैसला किया है वो आपको इस वाले बटन में आपको दिया है। ठीक है, आपको लगता है आप ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज हम एक ऑप्शन और रखते हैं आपके लिए कि आप साथ साथ वीडियो के भी नोट्स कर सकते हैं। लेकिन ये सारा आपका कलरफुल जो मटेरियल है, आपका डिजिटल वीडियो जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसकी कलरफुल पीडीएफ एचडी नोट्स अब आप यहाँ से सिल्वर बटन को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ से मिल सकती है। इट मे भी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, हम जानते हैं, जो सिल्वर बटन को भी अफोर्ड नहीं कर सकती है, नहीं करना चाहते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप वीडियो के साथ साथ इस चीज़ को लिखते जाइए। बस आप अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पूरा जो चैप्टर है एक साथ हो जाता है, तो वो पूरा चैप्टर आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, डेली की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट आपकी एक न्यूज़ थी जो हमने आप तक पहुँचानी थी कि लोएस्ट टू लोएस्ट जो उतना हो सकता था हमने आपके लिए वो किया है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ से हेनरी नियम की सीमाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं, चाहे तो आप पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी पर डिपेंड है। सबसे पहली चीज़ यहाँ से हम आपको बताएं कि हेनरी का नियम बच्चों किससे रिलेटेड था। आपको याद होगा हेनरी का जो नियम रिलेटेड था, ये अपने पास क्या है, द्रव है। इसके अंदर हमने कोई क्या डाली बच्चों, गैस डाली। जब हम गैस डालते हैं तो यहाँ से इस पर क्या लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। तो हेनरी का नियम कहता है कि दाब बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो पहला नियम कहता है कि दाब बहुत अधिक ना हो। जो बच्चे इस साल पेपर दे रहे हैं उनको हम बता दें, ये क्वेश्चन जो है हेनरी के नियम की 2 सीमाएं बताइए, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो पहली लिमिट क्या है बच्चों, दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, दाब क्यों नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा? बच्चों धीरे धीरे दाब बढ़ाया जाता है, आप भी जानते हैं। अगर दाब को आप एक साथ बढ़ा देंगे तो प्रेशर के साथ गैस एकदम से विलय हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर, तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। हमें इतना तो पता है गर्म करने पर जो गैस होती है वो घुली हुई गैस बाहर निकल जाती है, लेकिन आपने क्या करा, इसको विलियन को बहुत ठंडा कर दिया। आपने टेम्परेचर कर दिया 0 डिग्री, मान लीजिए आपने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखती गैस इसके अंदर विलय तो रहेगी, लेकिन जब जैसे ही फ्रिज से बाहर निकाल के लाओगे इसको, इसके अंदर जितनी भी गैस हो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। टेम्परेचर इतना रखना है कि अगर हम उसको फ्रिज में भी ना रखें, हम इसको सामान्य तापमान पर रखें 20 डिग्री 30 डिग्री पर, तो भी गैस उसके अंदर विलय रहे। तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, गैस की प्रकृति जो होती है ना बच्चों, यहाँ पर उसकी विलेयता कम होनी चाहिए। गैस की विलेयता, समझाएंगे बच्चों ऐसा क्यों कहा हमने, गैस की द्रव में विलेयता कम हो। बच्चों अगर गैस की विलेयता ज़्यादा हो गई तो दाब का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। गैस आपने थोड़ी सी डाली और वहाँ से वो तुरंत विलय हो गई तो दाब का तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, यहाँ से द्रव लिया, आपने इसके अंदर गैस डाली, गैस डाल के आपने हिला दिया, इसको हिलाने के बाद क्या हो गई, ये घुल गई इसके अंदर गैस, तो प्रेशर की तो जरूरत पड़ी नहीं। प्रेशर की जरूरत जब पड़ती है जब गैस को धीरे धीरे इसके अंदर विलय किया जाए। और दूसरा, गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब गैस का कोई भी आयनीकरण इसके अंदर ना हो। बच्चों अगर आपसे कहता है कि कोई ऐसी 2 गैसें बताइए जिस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता, तो आप बेझिझक बता सकते हैं अमोनिया और HCl गैस। क्यों? क्योंकि जब अमोनिया गैस को आप पानी में घोलते हैं तो यहाँ से NH4+ और OH- होता है। इसी प्रकार से जब आप H2O में HCl को घोलते हैं
तो H3O प्लस और Cl माइनस बनता है, मतलब प्लस माइनस बन गए। प्लस माइनस घुलते ही इसमें दाब का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। तो बच्चों जब गैसें जल में आयनित होने लगती हैं तो यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि अमोनिया गैस पे हेनरी का नियम लागू होता क्यों नहीं है? क्योंकि अमोनिया गैस पानी में घुल के क्या बना देती है? आयन बना देती है, जिसके कारण इस पर गैस पर दाब का प्रभाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि हेनरी का नियम कहता है कि दाब बढ़ाने से गैस की विलेयता बढ़ने लगती है। जब दाब का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ से हेनरी का नियम लागू भी तो नहीं हुआ ना, तो इससे सीधा सीधा हो गया। लेकिन अगर बेंजीन में अमोनिया गैस घोल देंगे तो यहाँ पर हेनरी का नियम लागू होगा, क्योंकि अमोनिया बेंजीन में घुलने पर आयनित नहीं होती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे आप वहां से गैस घुलती जाएगी। आगे देखते हैं हेनरी के नियम के उपयोग। स्टूडेंट्स, हेनरी नियम के देखिए बच्चों क्या उपयोग होते हैं। हेनरी के नियम के उपयोग देखो, फर्स्ट अपना कहता है कि सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 को गैस को जल में उच्च दाब पर प्रभावित किया जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, हेनरी का नियम आखिर कह क्या रहा है। हेनरी का नियम बच्चों यहाँ से कहता है कि गैस पर जैसे जैसे, मैं फालतू में आपको ये चीज़ें मैं आपको क्यों याद दिला रही हूँ कि हेनरी का नियम क्या है, ताकि आप उसका उपयोग पढ़ पाएँ कि जैसे जैसे गैस पे प्रेशर लगाया जाता है, जो गैस है वो पानी में धीरे धीरे करके घुलने लगती है। इसका मतलब प्रेशर पर पूरी की पूरी कहानी डिपेंड है। सोडा वाटर क्या होता है? सोडा वाटर एक नॉर्मल, हमने कह दिया कि केन में क्या है, पानी है हमारे पास। इसमें हमें कौन सी गैस डालनी है बच्चों? CO2 गैस डालनी है। और CO2 गैस डालेंगे, क्या करेंगे आप? इसके ऊपर क्या लगाओगे? प्रेशर। प्रेशर लगाती है CO2 गैस क्या जाएगी? इसके अंदर जाएगी। तो वो कहता है कि फिर जैसे अंदर जाती है हम ढक्कन लगा देंगे। आप देखते हैं जैसे ही सोडा वाटर की बोतल को आप खोलते हैं, जैसे ही खोलते हैं तो गैस एकदम से बाहर आती। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी भी बोतल का जो ढक्कन है वो उस पर से हटाया जाता है बच्चों, तो ढक्कन खोलते ही प्रेशर कम होता है और जो अंदर गैस होती है वो क्या होती है? तुरंत बाहर निकलती है। तो प्रेशर कम होते ही गैस की विलेयता कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ते ही गैस की विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर CO2 गैस को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हेनरी के नियम से ही पॉसिबल है अपना। दूसरी चीज हम आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं। आपने गोताखोरों का नाम सुना है बच्चों? गोताखोर क्या होते हैं? गोताखोर, इनको इंग्लिश में कहते हैं सी डाइवर्स। क्या बोलते हैं? सी डाइवर्स। सी डाइवर क्या होते हैं? जो समुद्र के अंदर जाते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, आपने देखा होगा कि बड़ा सा सिलेंडर लेके, और जो गोताखोर होता है एक आदमी उसको पहन के, सूट को पहन के, पीछे सिलेंडर लगा के और मुंह पे मास्क लगा के जाता है और बुलबुले से उठते नजर आते हैं और फिर समुद्र के नीचे जाता है। समुद्र में जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें देखता है वहाँ जाके, जो भी है खोज करता है। तो जो वो गोताखोर होते हैं उनकी पीठ के ऊपर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा होता है ना, लगा होता है ना। तो उससे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की बात आती है, उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर जब सी डाइवर्स यहाँ से इस ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेके जाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर खाली नहीं होता, उसके अंदर कौन सी गैस और होती है? नाइट्रोजन गैस भी होती है। ये ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीजन के सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन नहीं होती है, उसके अंदर कौन सी गैस भी होती है? नाइट्रोजन भी होती है। केवल ऑक्सीजन को हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो जब वो सी डाइवर, जो वो गोताखोर ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लेके जाता है, अब बताओ पानी के अंदर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल, पानी का प्रेशर जो होगा वो सी डाइवर के ऊपर पड़ेगा जाके, और जब पानी का प्रेशर इस सी डाइवर के ऊपर पड़ेगा, इस गोताखोर पे पड़ेगा, तो ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भी हमारे ब्लड में, मतलब उसके ब्लड में घुलने लगती है। क्योंकि जैसे जैसे पानी का दाब बढ़ता है, उसके ऊपर पानी का दाब, इतना तो आप महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति पानी के अंदर जाएगा तो पानी का दाब भी उस व्यक्ति के शरीर पे पड़ेगा। जिससे दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने से जो ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन होती है वो भी शरीर में घुलने लगती है। आप एक चीज ध्यान दीजिए, वातावरण में भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन तो हमारे शरीर में घुल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन हमारे शरीर में नहीं घुलती, क्योंकि वायुमंडल का प्रेशर इतना नहीं होता कि जो नाइट्रोजन गैस को भी हमारे शरीर में घोल दे। लेकिन पानी के अंदर जाते ही प्रेशर बढ़ता है और जो नाइट्रोजन गैस होती है ये भी पानी में घुलने लगती है। तो जब तक हम हवा में रहते हैं, वायुमंडल में रहते हैं, पानी के बाहर रहते हैं, तो नाइट्रोजन पानी में नहीं घुलती, नाइट्रोजन हमारे शरीर में नहीं घुलती है। अब बताओ, ब्लड में अब ये दोनों कैसे घुल गई? ऑक्सीजन भी घुल गई और नाइट्रोजन भी घुल गई। अब ये जो गोताखोर है, जब ये समुद्र से बाहर आएगा, किससे बाहर आएगा बच्चों? समुद्र से बाहर आएगा। इसका मतलब पानी हट गया ऊपर से, पानी हटने के साथ साथ क्या हो गया? दाब भी कम हो गया, और दाब जब कम हो गया तो इसका मतलब अब जो नाइट्रोजन गैस है
ऑक्सीजन तो घुली रह गई, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है वो शरीर से क्या होने लगेगी, बाहर आने लगेगी, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया ना। तो बच्चों अब नाइट्रोजन गैस क्या होगी, उस गोताखोर के शरीर से क्या आएगी, बाहर आएगी। और जब ये बाहर आएगी तो ये मान के चलो कि ये है हमारी रक्त की कोशिका, है ना, ये रक्त केशिका, ब्लड कैपिलरी है, वो धमनी शिरा जो होती है। अब इसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस जब बाहर निकलेगी, तो आप जानते हैं जब कोई गैस बाहर निकलती है तो बुलबुलों के रूप में निकलती है। बुलबुलों के रूप में जब ये बाहर निकलेगी तो इसके अंदर क्या बन जाएंगे, बड़े बड़े क्या बन जाएंगे, गैप बन जाएंगे। इस तरह से बड़े बड़े क्या बन जाएंगे, गैप। इस गैप के बन जाने को क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं बैंड समस्या। क्या कहते हैं, बैंड। बैंड समस्या हो जाने के कारण यहाँ पर ब्लड का फ्लो आसानी से नहीं बन पाता, और आप जानते हैं हमारी धमनी या शिराओं के अंदर बुलबुले आने लग जाएं, ब्लड वहाँ से एयर बबल्स आने लग जाएं, ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो बच्चों, तो वहाँ स्थिति एक क्रिएट हो जाती है जिसे बैंड समस्या कहते हैं। और ये बैंड समस्या इतनी खतरनाक होती है कि बंदा मर भी सकता है, मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है। अब एक बात बताओ, कोई अपने ही कैंडिडेट की डेथ होने देगा क्या? गोताखोरों को भेजा जाता है, कोई अपनी मर्जी से तो जाते नहीं है। ये है कि भाई हमें मन कर रहा है तो हम चलो जाते हैं। अगर उनको कोई टारगेट दिया गया, प्रोजेक्ट दिया गया है, वो अंदर जा रहे हैं समुद्र के, तो भाई उनको मरने तो नहीं देंगे ना। तो क्या करा जाए कि इनके अंदर बैंड समस्या उत्पन्न नहीं हो, तो हम आपको बताते हैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ एक गैस और डाली जाती है जिसका नाम क्या है, हीलियम गैस है। इस हीलियम की क्या क्वालिटी होती है बेटा, कितना ही प्रेशर लगा ले पानी, कितना ही प्रेशर लगा ले, यहाँ कितने ही नीचे समुद्र के चले जाओ, हीलियम जो होती है ये ब्लड में विलय होती ही नहीं है, रक्त में विलेयता नहीं होती है। और जब रक्त में घुलेगी नहीं तो घुलने के बाद शरीर से बाहर आने का भी काम नहीं चलेगा, जैसी जाएगी वैसी ही बाहर आ जाएगी, ब्लड में घुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वजह से हीलियम को, अगर इस सिलेंडर को हीलियम डाल दिए जाए तो लगभग इस ब्लड के सिलेंडर में 11%, इस ऑक्सीजन सिलेंडर में कितनी परसेंट, लगभग 11% यहाँ से क्या होती है बच्चों, हीलियम होती है। देखिए बच्चों, तो आपको समझ में आया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बैंड समस्या क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बैंड समस्या, नाइट्रोजन गैस को घुलने के बाद जब शरीर से बाहर आती है तो छोटे छोटे गैस बन जाते हैं, बैंड बन जाते हैं, जिससे डेथ हो जाती है। इससे बचने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम को तनु करके भरा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हीलियम की ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसीलिए हीलियम को इसके अंदर डाला जाता है। अब मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन सिलेंडर में वास्तव में रेशो क्या रहता है, 11.7% बच्चों रहती है हीलियम, यहाँ पर 56.2% रहती है बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन, और यहाँ 32%, 1% रहती है बच्चों ऑक्सीजन। ये रेशो होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन नहीं होती, हीलियम भी होती है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या जरूरत है नाइट्रोजन हीलियम को डालने की, केवल ऑक्सीजन ही भर दो ना, काम की तो यही है। बच्चों ऐसा नहीं होता है, काम की ऑक्सीजन है, लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव गैस पड़ती है हमारे लिए। अगर आपने केवल ऑक्सीजन ले ली ना अपने शरीर में, आपका हाल बुरा हो जाएगा, शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन काम क्या करती है, जितना ऑक्सीजन शरीर को चाहिए उतना ही लिया जाए तो बेस्ट है। अगर आपने मात्रा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले लिया तो वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाके कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को तोड़ती है, जिसके कारण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है और यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा जितनी उत्पन्न होनी चाहिए उतनी ही काफ़ी रहती है। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एनवायरनमेंट से भी केवल नाइट्रोजन हटा दें, केवल ऑक्सीजन रख दें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं यहाँ पे। चलो बच्चों रीड कर लो। जो गोताखोर जब समुद्र की गहराई में प्रवेश करते हैं तो पानी के उच्च दाब के कारण रक्त में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी घुलने लगती है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं, रक्त में घुली हुई नाइट्रोजन गैस के बुलबुले में बाहर आती है और इसे रक्त कोशिकाओं में बाधा उत्पन्न होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं बच्चों, बैंड कहते हैं। इस समस्या से बचने के लिए गैस सिलेंडर में वायु हीलियम से तनु किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का रेशियो क्या होता है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर रेशियो, बच्चों यहाँ लिख लीजिएगा आप। ऑक्सीजन हमने कितना बताया था आपको, 32.1%, ठीक है। हीलियम कितना बताया था आपको, 11.
56.7% बच्चों। और यहाँ से हो जाएगा आपका नाइट्रोजन जो होगा वो आपका होगा 56.2%। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपका कि गोताखोरों के सिलेंडर में हीलियम से तनु क्यों किया जाता है, तो आप बताएंगे कि यहाँ से हीलियम की विलेयता रक्त में बहुत कम होती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में गोताखोर हीलियम से तनु क्यों करते हैं उसको, तो आंसर है क्योंकि रक्त में विलेयता बहुत कम होती है। जब हम क्वेश्चंस कराएंगे इसके इंपॉर्टेंट, तब उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको डाल देंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपने पास तीसरा एनॉक्सिया। ऊंचे स्थानों पर पहाड़ों में रहने वाले लोगों में एनॉक्सिया की समस्या होती है। इससे रक्त में ऑक्सीजन कम घुल पाती है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायु दाब कम हो जाता है, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो बच्चों यहाँ से होता क्या है कि ऊंचे स्थानों पर आप जानते हैं वायु दाब क्या रहता है बच्चों, कम रहता है। मतलब एयर का प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है। वायु दाब कम होने की वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर क्या होती है, कम होती है। हम कहते हैं ऑक्सीजन कम होती है इसलिए वायु दाब कम होता है। अब जो ऑक्सीजन कम हो गई, वहाँ दाब कम हो गया, तो सीधी सी बात है कि शरीर में पहुँचने वाली ऑक्सीजन भी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। और ऑक्सीजन ही वो अपने लिए फैक्टर है जो हमारे माइंड को और हमारे ब्रेन को शार्प करता है। इसीलिए पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में थोड़े सोचने समझने की क्षमता कम होती है। अब मजाक मत बनाना किसी का, कह दो भैया तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, इसका मतलब तू पहाड़ी इलाके में रहता है, तेरा तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और इस स्थिति को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ से एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनमें थोड़ा सा ब्रेन का प्रॉब्लम पाया जाता है। जो डाउन सिंड्रोम में आपको बता दूं, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों के बच्चों में होते हैं। मंगोलियंस को कहते हैं, डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर उन्हीं में होता है। अब चौथा चीज़ ये है, एक चीज़ यहाँ से बच्चों 2-3 चीज़ें होती हैं। हेनरी के नियम से यूज़ पूछा जाता है। एक तो बैंड समस्या पूछते हैं, एक हीलियम वाला क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा यहाँ से पूछते हैं अपने एनॉक्सिया क्या होता है। यहाँ एक क्वेश्चन में पूछते हैं कि एक तो जीव जंतु, मतलब जलीय जीव जंतु होते हैं ना जो पानी में रहते हैं, एक तो वो ठंडे में रहते हैं और एक गर्म में रहते हैं। तो अगर एक तो पानी ठंडा हो और दूसरा पानी कैसा गुनगुना, तो जलीय जीव जंतु किस में आसानी से रहते हैं, गर्म में या ठंडे में। तो हम बता दें जलीय जीव जंतु ठंडे पानी में आसानी से रह सकते हैं बजाय गर्म पानी के। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में हम कह सकते हैं यहाँ से ऑक्सीजन जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में घुली हुई रहती है प्रेशर की वजह से। यहाँ पे गर्म पानी में क्या होता है, प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी वजह से जलीय जीव जंतु जो होते हैं वो ठंडे पानी में बच्चों आसानी से रह पाते हैं, गर्म पानी में नहीं रह पाते। दूसरा, पानी में अगर मान लीजिए दुर्गंध आ रही, गंदा पानी है, तो कहा जाता है पानी को उबाल लीजिए। क्यों? क्योंकि पानी में अगर मान लीजिए हम कहते हैं ये पानी जो है ना इसमें बहुत बदबू आ रही है और ना यूज़ भी करना है, तो आप कहेंगे पानी को थोड़ा सा क्या कर लीजिए, गर्म कर लीजिए। क्यों? गर्म करने से क्या होगा, मान लीजिए इसके अंदर कुछ गैसें ऐसी हैं कि गर्म करने से वो गैसें क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। और जब बाहर निकल जाएंगी गैसें उसमें से, तो पानी की जो बदबू होती है बच्चों वो कम हो जाती है। और बदबू कम हो जाने की वजह से यहाँ से वहाँ पे बदबू क्यों कम हुई, क्योंकि गर्म करने से जो उसमें से जो गैसें थी वो क्या हो गई, बाहर हो गई। गैसें बाहर निकलने की वजह से प्रेशर कम हुआ, गर्म करती प्रेशर कम हुआ, गैस बाहर निकली और पानी की दुर्गंध क्या हो गई, वहाँ से खत्म हो गई बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने आपको 4 नियम बता चुके हैं। एक तो सोडा वाटर वाला बता दिया, एक गोताखोर वाला बता दिया, बैंड समस्या, तीसरा एनॉक्सिया और तीसरा पानी में से दुर्गंध आने वाली स्थिति आपको हमने बता दी। अब हमारे पास नया टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है अपना राउल्ट का नियम। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देख लीजिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। सबसे पहली बात तो राउल्ट ने किस की बात की बच्चों, एक तो बात की उसने वाष्प दाब की। पहले तो ये समझेंगे वाष्प दाब क्या होता है। दूसरा बात की उसने अवयव की मोल भिन्न की, ठीक है, अवयव की वाष्प दाब की और अवयव की मोल भिन्न। आखिर इन दोनों का मतलब क्या है यहाँ से, तो वाष्प दाब जो बच्चों होता है यहाँ से वाष्प दाब, इसका मतलब होता है वाष्प द्वारा डाला गया दाब, वाष्प द्वारा डाला गया दाब। जैसे हमने कह दिया कि क्या है बच्चों, यहाँ से विलयन है, यहाँ से क्या कह दिया बच्चों, ये विलयन है। विलयन की क्या बनी, वाष्प बनी। वाष्प बनने के बाद ये वाष्प को हमने क्या करा, ढक दिया। तो ये ढकी हुई जो वाष्प होगी ये क्या करेगी, इस विलयन के ऊपर क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी। तो वाष्प द्वारा डाला गया दाब भी क्या कहलाता है बच्चों, वाष्प दाब कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अब मोल भिन्न का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए एक ए अवयव है एक बी अवयव है, इसके 1 मोल है और बी अवयव के कितने हैं
2 मोल है। तो मोल भिन्न का मतलब क्या हुआ यहाँ से, तो ए अवयव की मोल भिन्न होगी 1/3 और बी अवयव की होगी 2/3। कैसे निकाल दिया, मोल भिन्न का सूत्र होता है ए के मोल बटा कुल मोल, तो एक्स ए के मोल बटा कुल मोल। तो ए के मोल कितने हैं बच्चों, यहाँ से ए के मोल है बच्चों यहाँ से 1 और कुल कितने हैं 2 और 1 3, तो 1/3 हो गया। अब ये मोल भिन्न का सीधा सीधा मतलब किससे होता है, मोल भिन्न का सीधा मतलब होता है बच्चों इसकी मात्रा से। मान लीजिए ए की मात्रा कितनी है 10 ग्राम है और बी की मात्रा कितनी है 100 ग्राम है। ऐसे मान लिया, मैंने ज़्यादा इसलिए लिया क्योंकि मोल पर निर्भर करता है कि पदार्थ कौन सा है। जिसका पदार्थ जितना ज़्यादा होगा उसकी मोल भिन्न भी उतनी ज़्यादा होगी। एक तरह से पदार्थ की मात्रा से ये चीज़ ले लीजिएगा कि जिसके मोल ज़्यादा होंगे, जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसी की मोल भिन्न भी हमने क्या कह दिया, एक तरह से ज़्यादा। सरल शब्दों में इसे आप मात्रा से ले लीजिएगा कि यहाँ पर जिस पदार्थ की मोल भिन्न ज़्यादा होगी, जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी, उसका वाष्प दाब भी बच्चों क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो वाष्प दाब का मतलब समझ में आ गया। अब ये नियम दिया क्या था यहाँ पे, चलो वो बताते हैं हम यहाँ से। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप नियम देख लीजिए बच्चों। एक्चुअली क्या, देखो ये नया टॉपिक है अपना राउल्ट का नियम है ना, तो अपन ऐसा करेंगे, इसे न्यू वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, चलो आज का टॉपिक जो है यही अपन फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन पार्ट 5 में राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते रहिएगा बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना नहीं भूलिएगा एक बार, आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें जो है वो टाइम पर हम ऐड करते रहते हैं। वीडियो पब्लिश करते हैं तो हो सकता है उस समय नीचे चीज़ें नहीं हो, लेकिन बाद में जब भी बच्चे इसको खोलेंगे हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नई चीज़ें आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।